के करीब 2 से 3 बज रहे होंगे। 12 साल का आदित्य अपने कमरे में जगे हुए बस एक टक दीवार को घूरे जा रहा था। उसकी पेशानी पर चमकता पसीना टपक टपक कर कमरे के फर्श को गीला कर रहा था। उसकी शक्ल से साफ जाहिर था कि वो किसी डर की इज्जत में है, लेकिन वो डर आखिर था क्या, इसका खुलासा हो पाता इससे पहले ही वो दौड़ा और अपनी मम्मी के पास जाकर चिल्लाया, माँ माँ, मैंने उन्हें अपने सपने में देखा। माँ बोली, किसे बेटा, किसे देखा तूने सपने में? माँ माँ मैंने धीरज चाचा को सपने में देखा। माँ थोड़ी घबराई और बोली, कोई बात नहीं बेटा, कोई बुरा सपना देखा होगा, छोड़, आजा मेरे पास, सो जा आगे। आदित्य की वो रात तो कट गई, लेकिन उस रात के बाद से वो हर रोज किसी गुमनाम ख्यालों में खोया रहता। कभी दीवारों को घूरता, कभी छत पर चढ़कर नीचे झांकता। जरूर उसके जहन में कोई ख्याल था जिसे वो सबसे छिपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। यहाँ माँ आदित्य के पापा को इस पूरे वाक़े के बारे में बताती है। वो बोलती है कि जिस दिन से उसके धीरज चाचा की हत्या हुई है, लगभग तभी से वो गुमसुम रहने लगा है। कभी चाचा के सपनों की बात करता तो कभी उनके घर को घूरता रहता। आदित्य के पापा इस बात को ये बोलकर नज़रअंदाज कर देता है कि शायद वो धीरज को बहुत याद कर रहा होगा। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। बस यही एक गलतफहमी इस पूरे परिवार के सामने आफत बन टूटी। समय के साथ साथ सब कुछ ठीक नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है। 12 साल का आदित्य अब धीरज की मौत के करीब 20 दिन बाद स्कूल जा रहा था। रास्ते में उसकी नजर एक बार फिर धीरज के घर की तरफ पड़ती है, जहां उसने कुछ अजीब सा देखा। घर के दरवाजे पर लटका ताला, मगर दूसरे माले पर मौजूद कमरे की खिड़की से कोई जानी पहचानी परछाई उसे घूर रही थी। जब आदित्य ने थोड़ी और गौर किया तो उसे वो परछाई अपने चाचा धीरज की दिखी। वो बुरी तरह डर गया और फौरन दौड़ते हुए स्कूल पहुंचा। हांफते हुए उसने अपने 2 दोस्तों कार्तिक और राहुल को यह पूरा वाकया बताया। वो भी डर गए। तभी कार्तिक डर से चिल्लाया, मैंने कहा था ना भाई, हम गलत कर रहे हैं, तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, और देखो आज ये क्या हो गया, वो धीरज अंकल ही है। राहुल चुप था। तभी आदित्य चिल्लाया, चुप करना यार, चाचा मेरे, फैसला मेरा, तू कौन होता है सही गलत बताने वाला? दोनों को झगड़ते देख राहुल बोल पड़ा, बस करो यार तुम, हमें फिर से उस घर में जाना पड़ेगा। देखना होगा कि अंकल अब भी वहीं हैं जहां हम उन्हें छोड़कर गए थे। ना मालूम उनके बीच ये किस तरह की साजिश थी जिसे या तो वो अंजाम दे चुके थे या फिर अभी देना बाकी था। तीनों ने अगले दिन धीरज के घर जाने का फैसला किया, लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जो शायद तीनों में से किसी ने ना सोचा होगा। एक बार फिर रात के 2 से 3 बजे के बीच आदित्य को कमरे में लेटे लेटे घुटन का एहसास होने लगा। वो उठकर बैठ गया और दीवारों को घूरने लगा। जब नहीं रहा गया तो वो घर से बाहर निकला और खुली हवा में टहलने लगा, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पता नहीं उसे क्या सूझा, उसने धीरज के घर जाने का फैसला किया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि घर का दरवाजा खुला है। वो डरते डरते घर के अंदर दाखिल हुआ। पूरे कमरे का फर्श खून से लाल हो चुका था। मांस की बदबू अभी भी कमरे में पसरी हुई थी। ये देखते ही वो फौरन दौड़कर किचन में गया। उसे यहाँ धीरज की लाश पड़ी मिली। वो ये देखकर बहुत बुरी तरह घबरा गया। वो बेहद ही डरा हुआ था। सोचने लगा कि लाश आकर यहाँ कैसे आई। इसे तो पुलिस वाले लेकर चले गए थे। इसी बीच अचानक उस लाश की आंखें खुलती हैं। वो लड़खड़ाते पैरों से आदित्य की तरफ बढ़ रही थी। बीच बीच में जोर जोर से चीख भी रही थी। आदित्य बुरी तरह डर गया और चिल्लाने लगा, माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। ये चिल्लाते चिल्लाते वो उस घर से बाहर निकला और अपने घर में जाकर मम्मी को सारा वाकया बताते हुए पुलिस को बुलाने को कहा। जब माँ ने पूछा कि पुलिस का क्या काम है तो बताने लगा, मुझे चाचा की हत्या से जुड़ी एक बात पुलिस को बतानी है। फौरन पुलिस को बुलाया गया। अब एक तरफ आदित्य था
अपने पूरे परिवार के साथ। दूसरी तरफ पुलिस थी धीरज की हत्या से जुड़े उस खास राज को जानने के लिए। आदित्य ने अपनी कहानी शुरू की। उसने बताया कि वो अक्सर धीरज चाचा के पास आसपास के इलाके से लोहे के सरिये बटोर कर ले जाया करता था। चाचा उनको इन सरियों के बदले अच्छे पैसे दिया करते थे। धीरे धीरे आदित्य इसका आदी हो गया। उसकी लालच बढ़ने लगी। वो सोचता कि अगर धीरज चाचा की तिजोरी ही हथियाली जाए तो मज़ा आ जाएगा। इसी ख्याल में उसने अपना लूट का प्लान अपने दोनों दोस्त राहुल और कार्तिक को बताया। दोनों तैयार हो गए, लेकिन जब देर रात वो धीरज की तिजोरी खाली करने पहुंचे तो धीरज की नींद खुल गई और उसने उन्हें देख लिया। वो किसी को ये बात ना बता पाए, इसलिए तीनों ने उसके सीने में सरिया घोंप कर उसकी हत्या कर दी और उसकी मौके पर मौत हो गई। वो फौरन वहाँ से भाग आए, क्योंकि वो इतने छोटे थे कि उन पर किसी का शक तक नहीं गया। ऐसे में वो सुरक्षित इस मामले से बच निकले। इस खुलासे के बाद पुलिस ने फौरन तीनों दोस्तों को हिरासत में लेकर बाल सुधार गृह भेज दिया। यहाँ उसके माँ बाप इस घटना से आहत थे। वो बस धीरज की आत्मा से माफ़ी मांगने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे।